Hello everyone, I welcome my YouTube channel Heart Wave Nursing Classes. Today we discuss in pharmacological series फेनिटोइन। आज हम नई मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फेनिटोइन। और फेनिटोइन नॉर्सेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्सेट 10 को फोकस करते हुए फेनिटोइन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है वो डिस्कस करेंगे। क्या साइड इफेक्ट होते हैं फेनिटोइन के, फेनिटोइन देते हुए क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, व्हाट इज द नर्सिंग रोल, ये सब हम फेनिटोइन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फेनिटोइन जैसा कि आपको पता है कि फेनिटोइन टेबलेट की फॉर्म में भी आती है। फेनिटोइन टेबलेट की फॉर्म में भी आती है, साथ ही साथ ये एम्पुल की फॉर्म में भी फेनिटोइन आता है। फेनिटोइन को दो नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो इसका ब्रांड नाम आता है फेनिटोइन का पहला, जिसको हम बोलते हैं डिलांटिन। डिलांटिन तो फेनिटोइन ऑल्सो नोन एज डिलांटिन। डिलांटिन इसका ब्रांड नेम है। और दूसरा इसको इप्टोइन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इप्टोइन और डिलांटिन दोनों इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो फेनिटोइन के दो नामों के, डिलांटिन के नाम से जाना जाता है और इप्टोइन के नाम से भी जानते हैं किसको? फेनिटोइन को। फेनिटोइन किस ग्रुप की मेडिकेशन है? तो जो हमारी फेनिटोइन होती है ये डाई डाइल फिनाइल हाइडेंटोइन ग्रुप की ड्रग है। कौन से ग्रुप की ड्रग है ये? डाइफिनाइल हाइडेंटोइन ग्रुप की मेडिकेशन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको डिलांटिन और इप्टोइन के नाम से जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो हमारा फेनिटोइन होता है, फेनिटोइन जो एम्पुल की फॉर्म में आ रहा था, किस फॉर्म में आ रहा था फेनिटोइन? एम्पुल की जो फॉर्म में आता है, इसकी कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा, कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए इसको मिक्स किया जाता है फ्लूइड के साथ। किसके साथ मिक्स करते हैं? फ्लूइड के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। तो पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा सॉल्यूशन यूज करा जाता है फेनिटोइन को मिक्स करने के लिए। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? नॉर्मल सलाइन। क्या है? नॉर्मल सलाइन। तो कंसंट्रेटेड जो फेनिटोइन की जो फेनिटोइन होता है, इसको डाइल्यूट करा जाता है किसके अंदर? डाइल्यूट करा जाता है नॉर्मल स्लाइन के अंदर। किसके अंदर डाइल्यूट किया जाता है? नॉर्मल स्लाइन के अंदर डाइल्यूट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्सेट के अंदर बनेगा क्वेश्चन, और ये आ भी चुका है पहले। ठीक है, तो किस में डाइल्यूट करते हैं? नॉर्मल स्लाइन में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसको और सॉल्यूशन में क्यों डिजोल्व नहीं करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटी क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और प्रिसिपिटेट होने के चांसेस है। किसके चांसेस है? प्रिसिपिटेट होने के चांसेस है। इसलिए इसको दूसरा सॉल्यूशन यूज नहीं करते हैं और सिर्फ सिर्फ नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं फेनिटोइन के लिए। ठीक है, तो ये फेनिटोइन से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं फेनिटोइन की नॉर्मल थेराप्यूटिक अमाउंट कितना होता है। फेनिटोइन की बात करें तो फेनिटोइन का नॉर्मल थेराप्यूटिक अमाउंट कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नॉर्मल थेरापेटिक अमाउंट फेनिटोइन का कितना होता है। तो थेरापेटिक अमाउंट नॉर्मली होता है 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल। स्टार लगा लीजिए इस वाली पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितना होता है? 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल नॉर्मल थेरापेटिक अमाउंट होता है किसका? फेनिटोइन का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लगा सकते हो, नोट लगा के लिखोगे। हमारा जो थियोफाइलिन होता है, थियोफाइलिन जो कि अस्थमा के केस में देते हैं। किस में देते हैं? इन केस ऑफ अस्थमा। अस्थमा, सीओपीडी और अस्थमा के केस में एक मेडिसिन का यूज करते हैं जिसका नाम है थियोफाइलिन।
ये थियोफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर होती है। क्या होती है? ब्रोंकोडायलेटर जैसे काम करती है। थियोफाइलिन मसल रिलैक्सेंट होता है। यो थियोफाइलिन का नॉर्मल थेरापेटिक अमाउंट कितना होता है? इसका भी होता है 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल। तो अगर आपसे थियोफाइलिन का नॉर्मल थेरापेटिक अमाउंट पूछे तो भी आप आंसर दोगे 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल। और यदि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछे, यदि आपसे पूछे फेनिटोइन का नॉर्मल थेरापेटिक अमाउंट कितना होता है, तब भी आपका आंसर जाएगा 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। अब जैसे ही इसके थेरापेटिक अमाउंट से रेंज ऊपर जाने लगता है सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर, जब हमारा फेनिटोइन का टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है, जब मोर देन 20 से तब मोर देन 20 से 30 माइक्रोग्राम पर डीएल क्या आ रहा है? थेरापेटिक अमाउंट आ रहा है। मोर देन 20 से 30 माइक्रोग्राम पर डीएल का थेरापेटिक अमाउंट आ रहा है फेनिटोइन का। तो उस वाली कंडीशन में हम बोलेंगे उस वाली कंडीशन में हम बोलेंगे कि फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गई है। और जो सिम्टम सबसे पहले आता है उसका नाम क्या है? वहां से निस्टेगमस नजर आता है। क्या होता है? निस्टेगमस नजर आएगा। क्या नजर आएगा? निस्टेगमस नजर आएगा। स्पेलिंग देख लीजिए आप, निस्टेगमस। व्हाट इज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी निस्टेगमस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द निस्टेगमस? निस्टेगमस का मतलब होता है रैपिड आईबॉल मूवमेंट। निस्टेगमस का मतलब क्या हो गया? रैपिड आईबॉल मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। तो जैसे ही हमारा 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल से अमाउंट ज्यादा जाता है, 20 के ऊपर जैसे जाना स्टार्ट होता है, 30 तक पहुंचता है, तो हमें पहला सिम्टम नजर आता है जिसको बोलते हैं निस्टेगमस। ठीक है। जैसे इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होने लगती है, मोर देन 30 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज्यादा हो, उस वाली कंडीशन में हम एक और इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी का सिम्टम बोल सकते हैं। उसका नाम क्या है? स्लर्ड एटेक्सिया नजर आता है। क्या नजर आता है? एटेक्सिया। एज वेल एज, साथ ही साथ हमें नजर आएगा क्या? स्लर्ड स्पीच। अगर आपसे पूछे कि लेट साइन क्या है, लेट साइन ऑफ फेनिटोइन, लेट साइन ऑफ फेनिटोइन टॉक्सिसिटी। अगर आपसे फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी का लेट साइन पूछे तो आप बोलेंगे एटेक्सिया। क्या बोलोगे आप? एटेक्सिया बोलोगे। और स्लर्ड स्पीच बोलोगे। एटेक्सिया का मतलब होता है इनकोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन, इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलता है, उस वाली कंडीशन को बोलते हैं हम एटेक्सिया। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हमने करी। पहली इंपॉर्टेंट बात करी, नॉर्मल फेनिटोन का साइड इफेक्ट होता है मतलब थेरापेटिक अमाउंट होता है 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है। यदि 20 से ऊपर जा रहा है तो आप बोलोगे कि उसकी टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गई है और इसमें निस्टेगमस और जिंजिवाइटिस वो साइड इफेक्ट के अंदर आ जाएगा। निस्टेगमस नजर आता है तो अर्ली टॉक्सिसिटी सिम्टम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे निस्टेगमस। लेट टॉक्सिसिटी आपसे पूछे एटेक्सिया और स्लर्ड स्पीच, इसके लेट टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं और उसका नाम है इंडिकेशन। इंडिकेशन कहाँ कहाँ पर इस मेडिकेशन का यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप लगा लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट इसका इंडिकेशन आता है, उसका नाम है सीजर के अंदर देते हैं। किसके अंदर देते हैं? सीजर के अंदर देते हैं। तो सीजर के अंदर देने से पहले तीन इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं, तीन चीजों में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले सीजर होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, ट्रेमर क्या होता है? व्हाट इज द ट्रेमर? मेरा पहला क्वेश्चन है, ट्रेमर क्या होता है, कोई बताएगा? तो पहला है कि ट्रेमर क्या होता है? ट्रेमर का क्या होता है? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कन्वर्जन क्या होता है? पहला है कि ट्रेमर क्या होता है? ठीक है।
जब ट्रेमर हमारा कंप्लीट होता है तो फिर इसके बाद आता है कन्वल्जन क्या होता है, सीजर क्या होता है और एपिलेप्सी क्या होता है। कन्वल्जन। दूसरा हमारा आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट आता है हमारा, उसका नाम है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सीजर। और लास्ट में हमारा आता है एपिलेप्सी। माइनर माइनर से डिफरेंसेस सिर्फ समझेंगे और आपको याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी। ट्रेमर का मतलब है जर्किंग मूवमेंट। ट्रेमर का मतलब क्या होगा, जर्किंग मूवमेंट। जर्किंग मूवमेंट। और जर्किंग मूवमेंट कहाँ पर आएंगे, पर्टिकुलर पार्ट पर आएंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जर्किंग मूवमेंट नजर आएगा, लाइक फिंगर, हैंड। यदि जर्किंग मूवमेंट मेरा पर्टिकुलर किसी पार्ट्स में नजर आए, जैसे फिंगर में नजर आए, हैंड में के अंदर नजर आए, और ऐसे फ्लिपिंग करता हुआ हाथ नजर आए, इसको बोलोगे ट्रेमर। क्या बोलोगे, ट्रेमर। सिर्फ मेरे हाथ के फिंगर है, इसका एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम ट्रेमर। जब जर्किंग मूवमेंट हमारे ऑल बॉडी पार्ट में नजर आए, जर्किंग मूवमेंट, जर्किंग मूवमेंट इन our body but present of consciousness। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के अंदर हमें जर्की मूवमेंट नजर आएंगे, पूरा हैंड ऐसे फ्लिपिंग करेगा, लेकिन उसमें हमारी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी। उसमें हमारी क्या प्रेजेंट होगी, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी। मतलब जो पेशेंट है वो अवेयर होगा अपनी सारी सिचुएशन के बारे में, टाइम प्लेस पर्सन के बारे में अवेयर होगा। लेकिन जैसे ही सीजर आता है, सीजर के अंदर क्या होता है कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या होता है सीजर के अंदर, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन विद अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। तो आपसे पूछे सीजर क्या है, when increase the electrical activity of the brain and alter the level of the consciousness is known as the seizure। तो सीजर क्या है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है उसको हम सीजर बोलेंगे। और रिपीटेड एपिसोड ऑफ द सीजर, रिपीटेशन एपिसोड ऑफ सीजर इज नोन एज एपिलेप्सी। तो अगर आपसे पूछे कि एपिलेप्सी क्या है, कि बार बार सीजर आ रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देंगे, एपिलेप्सी बोलेंगे। तो चारों चीजें अलग अलग है, और चारों चीजों में माइनर माइनर सा डिफरेंस है, समझ में आएगा। ट्रेमर क्या है कि जर्किंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड पर्टिकुलर पार्ट्स। आपसे कन्वर्जन पूछे तो क्या है, जर्किंग मूवमेंट इन अवर बॉडी बट प्रेजेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस अवर ऑल बॉडी पार्ट। पूरे बॉडी पार्ट में नजर आएगा, अवर सॉरी यहाँ पर ऑल भी आएगा, होल बॉडी पार्ट, सारी बॉडी पार्ट में मूवमेंट में नजर आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। सीजर क्या है, इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन विद अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी पेशेंट की अल्टर्ड हो जाएगी, उसको टाइम प्लेस पर्सन के बारे में अवेयर नहीं रहेगा पेशेंट। तीसरा होगा एपिलेप्सी, व्हेन रिपीटेड एपिसोड ऑफ द सीजर इज नोन एज द एपिलेप्सी। ठीक है, तो हमारा पहला इंडिकेशन होगा किसके अंदर, फेनिटोइन के अंदर। फेनिटोइन कहाँ पर दी जाती है, क्योंकि फेनिटोइन क्या है, एंटी कन्वर्जन ड्रग है। फेनिटोइन क्या है, एक एंटी कन्वर्जन ड्रग होती है, तो कन्वर्जन वाली कंडीशन में दी जाएगी। तो फेनिटोइन क्या है, फेनिटोइन इज एंटी कन्वर्जन, कन्वर्जेंट ड्रग। एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन होती है जो सीजर की कंडीशन को ट्रीट करने में दी जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी आती है, कौन से सीजर में इसको देते हैं, तो इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। इसमें दी जाती है
जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर, और इसी को बोल देते हैं अपन क्या, ग्रांड माल सीजर। ग्रांड माल सीजर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि टॉनिक क्लोनिक सीजर में कौन सी ड्रग को देंगे, तो फेनिटोन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? फेनिटोन को दिया जाता है। दूसरा इंडिकेशन और कहां पर इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर में भी देते हैं। किसमें देते हैं? पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर में भी दे सकते हैं इसको। पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर, ठीक है, ये इसके इंडिकेशन हो गए। इसी के साथ इसको और कहां पर दे सकते हैं, ये जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर और पार्शियल सीजर में हम ओरली फॉर्म में ड्रग देते हैं। नॉर्मली किसमें देते हैं? ओरल फॉर्म की ड्रग दी जाती है। जो ओरली फॉर्म ड्रग आती है, ओरल ड्रग जो हमने देखी है फेनिटोइन की, वो दी जाती है। लेकिन जिस पेशेंट को स्टेटस एपिलेप्टिकस है, जिस पेशेंट को स्टेटस एपिलेप्टिकस है, स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस वाली कंडीशन में हम देते हैं कि इसको फेनिटोइन को। क्या होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस? कंटिन्यूस प्रेजेंट ऑफ द सीजर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टेटस एपिलेप्टिकस की? कंटिन्यूस, कंटिन्यूस प्रेजेंट ऑफ, ये नॉर्सेट में बनेगा क्वेश्चन, डेफिनेटली बनेगा नॉर्सेट के अंदर। नॉर्सेट के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं नॉर्सेट 10 में, स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में कौन सी ड्रग देते हैं, सब चीजें पूछेगा। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है कंटिन्यूस प्रेजेंट ऑफ सीजर, कंटिन्यूस प्रेजेंट ऑफ द सीजर मोर देन 30 मिनट। कितने मिनट? मोर देन 30 मिनट से ज्यादा प्रेजेंट है, इसको हटाओ यहाँ से, मोर देन 30 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा लगातार सीजर प्रेजेंट है विदाउट द पोज, विदाउट द पोज मतलब टॉनिक क्लोनिक सीजर लगातार बनी हुई है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रेजेंट ऑफ द सीजर मोर देन 30 मिनट इज नोन एज द स्टेटस एपिलेप्टिकस। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ये क्या है? इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। और ये हमारी क्या है? मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें तुरंत प्रभाव से हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा स्टेटस एपिलेप्टिकस का? सबसे पहले तो इसमें हम एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है मिडाजोलाम। क्या दिया जाता है? मिडाजोलाम ड्रग दी जाती है इसके ट्रीटमेंट के अंदर। और पेशेंट को मिडास लगाने के बाद भी क्या नहीं मिल रही हो, रिलीफ नहीं मिल रहा हो, लगातार मिडास चल रहा है और मिडास के बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा हो, तो उस वाली कंडीशन फिर डायाजिपाम लगाई जाती है। क्या लगाया जाता है? डायाजिपाम लगाया जाता है। और डायाजिपाम की मैक्सिमम कितनी डोज दे सकते हैं अपन? मैक्सिमम 2 डोज दे सकते हैं। ठीक है, ये डीप नॉलेज है। लेकिन मिडास लगाकर स्टेटस एपिलेप्टिक्स को ट्रीट किया जाता है। इन सम केसेस में जब इनसे भी आराम नहीं मिलता तो फेनिटोइन को आईवी इन्फ्यूजन के रूप में चलाया जाता है। क्या होता है? फेनिटोइन को चलाया जाता है। और फिर फेनिटोइन को किस रूप में चलाया जाता है? फेनिटोइन को आईवी इन्फ्यूजन में चलाया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन में चलाया जाता है। एक जिपमर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। जिपमर में क्वेश्चन आया था, जिपमर पांडुचेरी का एग्जाम लगा था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, नोट लगा के आप बात लिख सकते हो कि कभी भी फेनिटोइन को, जो फेनिटोइन होता है, फेनिटोइन नेवर एवर, फेनिटोइन को कभी भी नेवर एवर पुश आईवी, आईवी रूट से सीधा हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको स्लोली दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? स्लोली दिया जाता है और इन्फ्यूजन की फॉर्म में देते हैं। पहली बात तो स्लो दोगे, और किस फॉर्म में दोगे? इन्फ्यूजन की फॉर्म में दोगे। ऐसा क्यों? बिकॉज इट कैन कोज, बिकॉज इट कैन कोज
अरिदमिया, ये रिदम को एबनॉर्मल कर सकती है, इसीलिए हम इसको कैसे देते हैं, इसीलिए इसको कैसे दिया जाता है, स्लोली दिया जाता है। तो जिपमर में पूछा एक पेशेंट है जिसको फेनिटोइन चल रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है कहाँ पर, जिपमर के अंदर। कहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन, जिपमर वाला एग्जाम लगा था उसमें आया था, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। जिपमर, जिपमर का एग्जाम लगा था उसमें आया था, नेक्स्ट ये नॉर्थ सेट में बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बनने के चांस है कि फेनिटोइन को जो होता है नेवर एवर पुश आईवी, आईवी रूट से तुरंत पुश नहीं कर सकते आप, इसको स्लोली दिया जाता है, इन्फ्यूजन की फॉर्म में दिया जाता है, बिकॉज इट कैन कोज अरिदमिया, क्या कर सकता है ये, अरिदमिया कर सकता है। बात समझ में आई यहाँ तक की फेनिटोइन की। अब हम और भी इम्पोर्टेंट बात करते हैं, साइड इफेक्ट। फेनिटोइन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो पहले पुरानी एक ट्रिक चलती हुई आ रही है, होट मलाइका, होट मलाइका, लेकिन हम होट मलाइका से याद नहीं करेंगे, हम दूसरी ट्रिक से याद करेंगे, इसका जो डेरिवेटिव है उससे याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी नॉलेज बढ़ना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। तो इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको याद कर सकते हैं हाइडोइंटोइन से, किससे यूज कर सकते हैं, हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन के नाम से जाना जाता है इसको, किसे लिए जाना जाता है, हाइडोइंटिन के नाम से जाना जाता है फेनिटोइन को। फेनिटोइन किस ग्रुप की ड्रग है, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, डाइफिनाइल हाइडोइंटोइन ड्रग है। एच हाई डेन, HYD, इसके बाद ANTOI, और फिर लास्ट में है एन। हाइडेंटोइन जो हमने लिखा था, हाइडेंटोइन के नाम से इसको याद रखेंगे हम, ये हाइडेंटोइन हो जाएगा। इसी नाम से इसको याद रखेंगे। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब बता दीजिए आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एच। एच का मतलब होता है हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया ऑफ गम। हमारे जो गम होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनकी साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है जब इस फेनिटोइन को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम होता है, जिंजिवाइटिस देखने मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। क्या होता है, मोस्ट कॉमन सीन, MCS का मतलब होगा मोस्ट कॉमन सीन, हाइपरप्लेजिया ऑफ गम। दूसरा साइड इफेक्ट हर्सुटिज्म हो सकता है, क्या हो सकता है, हर्सुटिज्म हो सकता है। क्या होता है हर्सुटिज्म, हर्सुटिज्म का मतलब हो गया कि फीमेल में मेल लाइक हेयर पैटर्न प्रेजेंट होना, मतलब फीमेल के अंदर क्या होगा, इन फीमेल मेल पैटर्न हेयर प्रेजेंट, हेयर प्रेजेंट, मेल, फीमेल में मेल के पैटर्न में हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हर्सुटिज्म। क्या बोलते हैं उसको, हर्सुटिज्म बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा, हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम, हर्सुटिज्म। और एक और होता है एच का मतलब, वो बता दीजिए आप। ये क्या करती है, हाइपरग्लाइसीमिया करवाती है। इसका साइड इफेक्ट क्या हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया भी क्रिएट करता है। हाइपरग्लाइसीमिया, क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया, बताइए, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, व्हाट इज द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों कर रही है मेडिकेशन, आप समझाओगे मुझे 1 मिनट के लिए। ये हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए कर रही है, फेनिटोइन से हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है,
बिकॉज फेनिटोइन इंसुलिन के खिलाफ रेसिस्टेंस देता है। क्या देता है? इंसुलिन से रेसिस्टेंस, इंसुलिन से रेसिस्टेंस डेवलप्ड हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता जाता है। ग्लूकोज कहाँ पर शिफ्ट नहीं होने देती है? ये सेल के अंदर नहीं जाने देता। फेनिटोइन, फेनिटोइन क्या करता है? इंसुलिन की रेसिस्टेंस डेवलप्ड कर देता है। उस वजह से ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड है। उस ब्लड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ब्लड मान लीजिए, और इस ब्लड में ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज बढ़ेगा बिकॉज यहाँ से जो बीटा सेल थी ये कहाँ पर ले जाना चाहिए था? ग्लूकोज को सेल के अंदर डालती। कहाँ पर डालती? सेल के अंदर डालती। लेकिन फेनिटोइन ने इंसुलिन के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप्ड कर दी। बीटा सेल क्या बनाती? इंसुलिन, और इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो जब इंसुलिन में रेसिस्टेंस डेवलप्ड हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उस वजह से क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। उस वजह से क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसीलिए ये मेडिकेशन किन पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी? इस मेडिकेशन डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। बिकॉज डायबिटिक के पेशेंट में ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। डायबिटीज के पेशेंट में ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, और ये ये मेडिसिन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाती है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए डीएम के पेशेंट में क्या हो सकती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पहला साइड इफेक्ट समझ में आया आपको? दूसरा साइड इफेक्ट है वाई। वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं। वाई, द मीनिंग ऑफ द वाई, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है। लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी। डी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डी? डी का मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? डिप्लोपिया। डी का मतलब क्या होता है? डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। डिप्लोपिया का मतलब क्या हो गया? डबल विजन। साथ ही साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाने की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। मतलब ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा। और नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है? तो 8.6 से 10.5 mg/dl। ठीक है, कितना मान सकते हैं इसको? 8.6 से 10.5 mg/dl मान सकते हैं। और एवरेजेस इसको 9 से 11 mg/dl भी बोल देते हैं। दोनों एक ही बात है, कैसे भी आप याद कर सकते हो। बेस्ट जो रहेगा हमारा, बेस्ट 8.6 से 10.5 mg/dl होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है। इससे जैसे डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जा रही है। विटामिन डी की डिक्रीज हो रहा है। और विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारा कैल्शियम डिक्रीज पाया जाएगा। ठीक है, ए का मतलब बता दीजिए सर, ए का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ए? ए का मतलब होता है एटेक्सिया। इस पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है? साइड इफेक्ट के रूप में एटेक्सिया नजर आता है। ठीक है, एन का मतलब बता दीजिए। एन का मतलब क्या देखने को मिलता है? निस्टेगमस देखने को मिलेगा। एन का मतलब क्या हो जाएगा सर? निस्टेगमस। और निस्टेगमस का डेफिनेशन क्या होगी? निस्टेगमस की डेफिनेशन क्या होगी? मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, रैपिड आईबॉल मूवमेंट। क्या होगा निस्टेगमस मतलब? रैपिड
आईबॉल मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी। इसके बाद टी आता है, और यहां से नॉरसेट में, नॉरसेट 7 के अंदर, सॉरी 8 के अंदर क्वेश्चन आया था। नॉरसेट 7 के अंदर क्वेश्चन आया है, और नॉरसेट 10 के अंदर इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कैसे? ये मेडिसिन जो होती है ट्रेटोजेनिक होती है। कैसी होती है मेडिकेशन? ट्रेटोजेनिक ड्रग होती है। ट्रेटोजेनिक ड्रग का मतलब क्या? ऐसी ड्रग जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती है और फिटल को हार्म पहुंचाती है। हमारे फिटस को क्या पहुंचाती है? फिटस को हार्म पहुंचाती है, और फिटस को हार्म पहुंचाने वाली ड्रग को बोलते हैं ट्रेटोजेनिक ड्रग। उसमें से एक ड्रग का नाम आता है, और उसका नाम क्या है? फेनिटोइन। फेनिटोइन। ठीक है। करती क्या है ये मेडिकेशन? ये मेडिसिन करवाती है फिटल हाइडोंटोइन सिंड्रोम। क्या करवाती है? फिटल हाइडोंटोइन सिंड्रोम करवाती है। फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। पूछा गया था कि फिटल हाइडोंटोइन सिंड्रोम कौन सी ड्रग करवाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसके अंदर? नॉरसेट 7 के अंदर, और मेंस में आया था ये। नॉरसेट 7 के, सॉरी 8 के अंदर मेंस में आया था ये। नॉरसेट 8 के मेंस में ये पूछा गया था कि फिटल हाइडोंटन सिंड्रोम कौन सी ड्रग करवाती है। तो आंसर जाएगा फेनिटोइन करवाती है। कौन करवाती है? फेनिटोइन करवाती है। आगे चलते हैं। फिटल फिटल हाइडोंटोइन सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, ये देखते हैं अपन। तो इसमें ट्राइड नजर आता है। क्या नजर आता है? ट्राइड नजर आता है। तीन चीजें देखने को मिलेगी। तीन कौन कौन सी देखने को मिलती है, देख लो सर। सबसे पहले तीन चीजें देखने को मिलेगी, और तीनों चीजों के बारे में हाईलाइट देख लीजिए आप। फिटल हाइडोंटोन सिंड्रोम में पहली चीज देखने को मिलती है, और उसका नाम है क्या? माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का मतलब क्या होगा? हेड छोटा होगा, मेंटल रिटार्डेड होगा, मेंटल रिटार्डेशन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या होगा? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ये तीनों ट्राइड जिसमें नजर आए, उस ट्राइड को नाम देते हैं फिटल हाइडोंटोइन सिंड्रोम। बिकॉज ये जो हाइडोंटोइन ग्रुप की मेडिकेशन होती है, इसलिए इसको फिटल हाइडोंटोइन सिंड्रोम नाम दिया। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ग्रुप ऑफ सिम्टम नजर आएंगे, तीन चीजें देख नजर आएगी। मेंटल रिटार्डेशन होगा, उसका हेड छोटा होगा, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट नजर आए, उसको बोलते हैं फिटल हाइडोंटोइन सिंड्रोम। आपसे पूछे व्हाट इज द फिटल हाइडोंटोइन सिंड्रोम, तो बोलना थ्री मेन प्रॉपर्टीज इज सीन इन फिटल हाइडोंटोइन सिंड्रोम। फर्स्ट, cleft lip and cleft palate. Second is microcephaly. Third is mental retardation. This is known as fetal hydantoin syndrome. Very very important है। आप इसको हाईलाइट लगा लो, स्टार लगा लो, डेकोरेशन कर लो, जो भी आपके मन में आए सब कर लो। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक की बातें? तो ये देख लिया हमने फिटल हाइडोंटोन सिंड्रोम से रिगार्डिंग सारी बातें बातें हमने देख ली हैं। और इसी के साथ हमारा पूरा फेनिटोइंग कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। कोई चीज आपको पूछनी हो, कोई ऐसा डाउट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए। एक बार रिवीजन करते हैं, सिर्फ 5 मिनट की बात है, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं अपन। देखो, फार्मेकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन का नाम आज देखा हमने, फेनिटोइन। फेनिटोइन दो टाइप से आती है। सबसे पहले तो आती है, इसको टेबलेट की फॉर्म में भी आती है। दूसरी ये आती है हमारे एम्पुल की फॉर्म में। टेबलेट की फॉर्म में इस मेडिसिन का दूसरा नाम होता है डिलांटिन के नाम से भी जानते हैं फेनिटोइन को, और इसको इप्टोइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एम्पुल जो होता है कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए इसको नॉर्मल स्लाइन में डिजोल्व कराया जाता है और स्लोली पुश कराया जाता है। कभी भी इसको फास्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि अरिदमिया करवाने के चांसेस है। क्या करवाने के चांसेस है? अरिदमिया करवाने के चांसेस है। ठीक है। जो फेनिटोइन होता है,
ये कंसंट्रेटेड डाइल्यूट फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मल थेरापेटिक अमाउंट 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है। थियोफाइलिन का भी 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डीएल होगा, ठीक है। जैसे ही 20 से ऊपर जाएगा इसकी टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं निस्टेगमस। अर्ली साइन है। लेट साइन पूछे तो एटेक्सिया और सलड स्पीच होगा। मोर देन 30 माइक्रोग्राम पर डीएल के बाद इसका लेट साइन नजर आता है। इंडिकेशन की बात करें तो उसका एक इंडिकेशन होता है जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं जीटीसीएस देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें इसको दिया जाता है। हमने 4 चीजें देखी यहाँ पर, ट्रेमर, कन्वल्जन, सीजर और एपिलेप्सी। ट्रेमर क्या है कि पर्टिकुलर पार्ट्स में जर्किंग मूवमेंट आए, ट्रेमर बोलेंगे। कन्वल्जन क्या है, जर्किंग मूवमेंट प्रेजेंट इन ऑल बॉडी पार्ट, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जर्किंग मूवमेंट प्रेजेंट होगा, बट कॉन्शियसनेस ऑल्सो प्रेजेंट होगी। तीसरा है सीजर, इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगी। और रिपीटेड एपिसोड ऑफ द सीजर इज नोन एज द एपिलेप्सी। नाउ यू अंडरस्टूड। दूसरा इंडिकेशन इसका पार्शियल सीजर में भी देते हैं। तीसरा है स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी देते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्वेश्चन बन सकता है, क्या होता है, मोर देन 30 मिनट से ज्यादा सीजर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस को मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं हम। इसमें तुरंत प्रभाव से क्या लगाया जाता है, उसको मिडास लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं मिडाजोलाम। क्या बोलते हैं, मिडाजोलाम। दूसरा होता है यदि उससे ट्रीट नहीं होता डायजेपाम लगाया जाता है। डायजेपाम की मैक्सिमम 2 डोज लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, 2 डोज लगाई जाती है डायजेपाम की। स्टार लगा के लगा लो। किस ग्रुप की ड्रग होती है, लोराजिपाम, डायजेपाम, मिडाजोलाम, ये सारी की सारी ड्रग होती है हमारी। किस ग्रुप की ड्रग होती है, बारबिचुरेट है, नॉन बारबिचुरेट, नॉन बारबिचुरेट ड्रग होती है। कौन सी होती है, नॉन बारबिचुरेट्स होती है, नॉन बारबिचुरेट्स ड्रग होती है। बेंजोडाइजेपाम ग्रुप की ड्रग है, किसके ग्रुप की ड्रग है, बेंजोडायाजिपाम्स, बेंजोडायाजिपाम ग्रुप की ड्रग होती है, जिसके अंदर लोराजिपाम, डायाजिपाम ये सारी आती हैं, ठीक है। इसके बाद जो जिपर में क्वेश्चन आया था वो ये था कि इसको स्लोली पुश कराया जाता है वरना अरिथमिया करवा देती है। हाइड्रोइंटोइन साइड इफेक्ट से याद रखा, जिसमें एच का मतलब हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम, हर्सुटिज्म और हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रहा था, इंसुलिन की रेसिस्टेंस हो रही थी, इस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था। इसके बाद हमने देखा लिम्फेडिनोपैथी करवाता है। डी का मतलब डिप्लोपिया देखा, एक का मतलब एटेक्सिया, एन का मतलब निस्टेगमस, टी का मतलब ट्रेक्टोजेनिक ड्रग होती है जो फिटस को हार्म पहुंचाती है। और यहाँ एक सिंड्रोम देखा हमने, फिटल हाइड्रोइनटोइन सिंड्रोम, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फीचर नजर आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ओ भी बच रहा है एक। ओ का मतलब होता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होगा, वीकनेस ऑफ द बोन, वीकनेस ऑफ बोन। हमारी जो बोन होती है वो कमजोर हो जाती है बिकॉज डिक्रीज कैल्शियम। और कैल्शियम क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज विटामिन डी जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। किसमें आ जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब, इसका बात आता है आई। आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब क्या होगा, इंक्रीज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, इंक्रीज ब्लीडिंग हो सकती है। और क्यों हो सकती है इंक्रीज ब्लीडिंग, बिकॉज विटामिन के डेफिशिएंसी। इस मेडिसिन का एक इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ये भी है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी करती है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी करती है तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। विटामिन के 2 इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर बनाता है, 3 4 बनाता है सॉरी। कौन कौन से होते बता दो, 2, 7, 9 और 10। क्लोटिंग फैक्टर कौन सा हो गया, सेकेंड नंबर का, 7th, 9th और 10th। इन क्लोटिंग फैक्टर को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। जैसे इन क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या हो सकता है, देखो ये मेडिकेशन जो था न्यूट्रोपीनिया करवाती है, साथ ही साथ ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी करवाती है। क्या करवाती है, न्यूट्रोपीनिया।
न्यूट्रोपीनिया का मतलब हो गया कि WBC का लेवल डिक्रीज होगा, साथ ही साथ यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अगर आपसे पूछे जैसा कौन सा मेडिसिन से जिसमें एनीमिया देखने को मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, उसका नाम है फेनिटोइन। बिकॉज ये फोलिक एसिड जो होता है, फोलिक एसिड को बनने से क्या करती है, इंटरप्ट करती है, इंटरप्शन। जैसे फोलिक एसिड के बनने से इंटरप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ये सारी चीजें हमने देख ली, समझ में आई? तो थैंक यू। तो यहाँ तक का हमने पूरा फेनिटोइन पढ़ लिया है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट में डालिए। हमारा जो प्लान है वो यही प्लान है कि धीरे धीरे नॉर्सेट से पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मेडिसिन आती हैं उन सबको अपलोड किया जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन सबको अपलोड किया जाए। तो फेनिटोइन उनमें से एक था। सारे कंसेप्ट हमने उसके आज बता दिए आपको, सारे उसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट देखा, थेरापेटिक लेवल देखा, हाइड्रोजन सिंड्रोम के बारे में देखा, ट्रेमर सीजर कन्वर्जन को डिस्कस किया, थेरापेटिक लेवल नॉर्मल अमाउंट हमने देखा, ये सब कुछ हमने देखा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।